अच्छा भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि अनपेड लोन, यानी कि लोन जो आपने पे नहीं किया लेकिन वो फिर भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया है। क्यों रिकॉर्ड किया है? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से रिकॉर्ड किया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पूरे साल की इनकम में से पूरे साल के एक्सपेंस माइनस होंगे, चाहे वो पे किया या नहीं पे किया है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, जो कि सिंपल क्या है, इसका ए आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात है, एक इसने फिक्सचर लिया और 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन था, और परचेज किया न्यू फिक्सचर, जो कि गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, एडवर्टाइजमेंट में। और वो कह रहा है कि कैपिटल पे जो फर्क पड़ेगा वो तुम मुझे बता दो। सबसे पहली बात बेटा, आपने यहाँ पे एसेट को क्या बना दिया, एक्सपेंस। तो भाई एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा होगा तो प्रॉफिट कम हो रहा होगा, कितने से, 5,000 से, क्योंकि आपने एसेट को गलती से क्या बना दिया, एक्सपेंस। दूसरा इसका इफेक्ट ये होगा कि जब आपने उसको एसेट को बना दिया एक्सपेंस, तो इसका मतलब है आपने नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। जब नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। इसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाएगा, बराबर। आपने एसेट को क्या बना दिया, एक्सपेंस, आपने एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसकी वजह से एक और एरर ये हो गया कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो एक्सपेंस कम हो रहा होगा। इस गलती की वजह से एक्सपेंस कम हो रहा होगा तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करना है आपको, 5,000 का कितने परसेंट, 10%। तो इससे प्रॉफिट बढ़ रहा होगा क्योंकि आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया। एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट अफेक्ट प्रॉफिट जो है वो 4500 से क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। प्रॉफिट जो है वो जाता है कैपिटल में, तो कैपिटल भी आपका कितने से कम हो रहा होगा, 4500 से। अब कंपनी की एक कॉस्ट थी, ये आपको चाह रहा है सेल प्रोसीड कितने का बिका है, वो ये मानना चाह रहा है 370 की। डेप्रिसिएशन पहले हम निकालेंगे, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 370, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 20, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10। तो इस लिहाज से एक साल का डेप्रिसिएशन हो गया 35। यहाँ पर कितने साल बाद बेचा है, 4 साल बाद, तो 35 × 4, ये आपका कितना आ गया भाई, 140। तो आपकी नेट बुक वैल्यू आ गई कितनी, 230। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर 4 ईयर द एसेट वाज सोल्ड, द लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है, 30,000, एंड डिस्पोजल कॉस्ट। बेटा इसका मतलब है इसको बेचने में इतना खर्चा है, इसका मतलब है ये हो गया एनआरवी। ये हो गया बेटा एनआरवी। एनआरवी क्या होता है कि मार्केट में कितने का बिकेगा और उस पर कितना खर्चा आएगा। तो एनआरवी आपकी आ रही है एक तरह से 230 और 30, यानी कि 200। इसका मतलब है एनआरवी आ रही है 200 की। उसने आपसे एनआरवी नहीं बोला। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनआरवी का फॉर्मूला होता है सेल्स लेस कॉस्ट, और कॉस्ट टू सेल्स, कितने का बिका, सॉरी, बेचने में कितना खर्चा हुआ है वो होता है। एनआरवी कितनी आ रही है, 200, सेल्स मुझे निकालनी है, कॉस्ट टू सेल्स देखो ऊपर कितनी आ रही है, 10,000। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स प्राइस कितनी होगी, 210। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब वो कह रहा है विच आइटम्स इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट लेटर, में कौन सी चीज डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, तो ये इंटरेस्ट, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है भाई। जी, अब वो क्या पूछ रहा है, वो आप ये देखें, वो कह रहा है व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब क्या है भाई, आपको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंट्रीज के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है द रिटर्न इनवर्ट्स हैड बीन अंडर कास्ट, यानी कि सेल्स रिटर्न को कम कर दिया, तो सेल्स रिटर्न को आप क्या कर देंगे, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये देखो ये गलती हो जाती है, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा कर दिया। अगर वो कहता है सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिटर्न इनवर्ट्स को आप करते डेबिट। अब वो कह रहा है ज्यादा हो गया है तो बेटा रिटर्न इनवर्ट्स होगा क्रेडिट और सस्पेंस होगा डेबिट। इसके लिए आपको एंट्रीज आनी चाहिए। सेकंड कह रहा है पेमेंट ऑफ 200 फॉर रेंट हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द रेंट अकाउंट। इसका मतलब है आपने रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो कर दे बेटा। जब रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है और सस्पेंस क्रेडिट होता है। अब आप ये सस्पेंस अकाउंट बना लें। पहले सस्पेंस डेबिट हो रहा है और दूसरा सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट वाज द, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कह रहा है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है 110 का। तो आंसर क्या हो गया, 110 डेबिट। हाउ कुड अ क्रेडिट एंट्री ऑफ एक्स of 500 in X account have arisen in the books of Y। इसका मतलब क्या है, Y के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो समझे ये X है, ठीक है ना। अब ये X है, ठीक है ना।
अब यहां पे क्रेडिट एंट्री कितनी कैसे आएगी ये देखना है। अगर एक्स बॉट करेगा फ्रॉम वाई से, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसका मतलब है वाई ने सेल किया है। अगर वाई सेल करेगा तो एंट्री आएगी डेबिट, नॉट द क्रेडिट। तो पहली चीज तो गलत हो गई। दूसरा वो कह रहा है एक्स ने रिटर्न किया है टू वाई को, इसका मतलब है एक्स ने अगर रिटर्न किया है वाई को तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा रिटर्न इनवर्ड्स। इज दैट राइट? एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा रिटर्न आउटवर्ड्स क्योंकि एक्स ने रिटर्न किया है, और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा रिटर्न इनवर्ड्स। तो इसका मतलब है रिटर्न इनवर्ड्स एक क्रेडिट एंट्री है, तो वो यहां पर आ जाएगा। अब वाई ने पेमेंट किया एक्स को, अभी देखो हर उसमें वो आपको बता रहा होगा, मैं सिर्फ ये देखना डेबिट क्रेडिट। अगर फॉर एग्जाम्पल वाई ने पेमेंट किया एक्स को, इसका मतलब है एक्स क्रेडिटर होगा, तो पेमेंट्स आपको पता है क्रेडिटर में डेबिट साइड पे पोस्ट होती हैं, ये भी गलत हो गया। फिर वाई रिटर्न गुड्स टू एक्स, वाई ने रिटर्न किया है गुड्स किसको? एक्स को। इसका मतलब है वाई ने परचेज किया होगा और ये होगा रिटर्न आउटपुट। रिटर्न आउटपुट पोस्ट होता है डेबिट साइड पे। इसमें से सिर्फ एक ही चीज है जो कि क्रेडिट साइड पे जा रही है, वो जा रही है ये इतने आसान नहीं होते, बड़े एनालिसिस करने पड़ते हैं। फिर आप 8 देखें, एन इनवॉइस फॉर परचेज वॉज क्रेडिटेड, यानी कि उल्टा कर दिया भाई, ये तो उल्टा कर दिया। परचेजेस होती हैं डेबिट और आपने कर दिया क्रेडिटेड। हाउ विल द बैलेंस ऑन द परचेज अकाउंट बी करेक्टेड? ऑब्वियसली सी बात है डबल से होगा, सही ना, इंक्रीज बाय डबल। अरे यार अब ये वाले जो बड़े ही अलग से होते हैं, ये ओ लेवल्स में भी इस तरह से बात आते रहते हैं भाई। एडवांस यानी कि फर्स्ट डे होता रहता है द पेमेंट्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 जून, अप टू एंड इंक्लूडिंग 1 जून, ठीक है। और जुलाई से लेके ऑनवर्ड्स 600। सबसे पहली बात है बेटा, अकाउंट्स ईयर एंड हो कब रहा है? 31 अक्टूबर। स्टार्ट कब हो रहा होगा? स्टार्ट हो रहा होगा नवंबर में और ईयर एंड हो रहा होगा अक्टूबर में। तो सबसे पहली बात है नवंबर से लेके जून तक, जून तक क्योंकि 1 जून तक है, पेमेंट कितनी है? 500। 8 महीने की आ गई 4000। और जुलाई से लेके ये एंड हो रहा है अक्टूबर, यानी कि ये हो गए 600 हो जाएगी इंटू 4, 2400। इसका मतलब क्या है? पूरे साल का एक्सपेंस कितना हो गया? 6400 हो गया। कोई अक्रूड नहीं, कोई प्रीपेमेंट नहीं, क्योंकि ये महीना शुरू होता है और ये पे कर देते हैं, मतलब लायबिलिटी होने नहीं देते, ना ही एडवांस में पे करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। What was the effect of the profit for the year net assets when accrued expense were understated? देखें भाई, नेट एसेट्स आपका एक तरह से होते हैं कैपिटल, ठीक है। आपने अक्रूड, यानी कि अक्रूड क्या होता है बेटा? जब आप एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, आपने एक्सपेंस को कम कर दिया। अंडरस्टेटेड मतलब एक्सपेंस कम कर दिया। एक्सपेंस की वजह से क्या हो रहा होगा? कम करने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और इसकी वजह से, प्रॉफिट बढ़ने की वजह से आपके नेट एसेट यानी कि कैपिटल भी क्या हो रहे होंगे? बढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं व्हाट एंट्री डज अली मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 31st? है भाई, अब देखते हैं भाई क्या हो रहा है भाई। सबसे पहली बात है स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये देखें, ये है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना था भाई? 1200, ये लिखा हुआ 1200। और क्लोजिंग का डेटर्स कितने हैं? 26,500। इसमें से 400 बैड डेट है। जब भी बैड डेट डेटर में मौजूद होता है, हम सबसे पहले उसको माइनस करते हैं और उसके बाद प्रोविजन निकालते हैं। ये 1305। इसका मतलब है प्रोविजन बढ़ रहा है 105 से। जब प्रोविजन बढ़ता है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। जी भाई, अब सबसे पहले 12 क्या है? 12 हम नहीं करेंगे। गुडविल है, गुडविल अब आपके कोर्स में नहीं है। लॉस ऑन रियलाइजेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये रेजिडुअल प्रॉफिट कितना लेके जाएगा वो अपने घर पे। अब सबसे पहले हम इसको सवाल को बना लेते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा 14 में कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना है? 24,000, ठीक है। अब इसमें से अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं भाई। ड्राइंग है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। और यहाँ पे सैलरी दी गई है, एक अप्रोप्रिएशन दी हुई है सैलरी, जो कि कितनी है? 2000 है, ठीक है ना, 2000 है। और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, इज दैट राइट? लोन इंटरेस्ट है लेकिन वो इसमें नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ होता तो हम माइनस करते। ये आ गया 22,000।
अब इसमें रेजिडुअल प्रॉफिट यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कह रहा है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे इक्वली 1/2, तो ये 11,000 ये लेके जा रहा है। यहाँ पे आंसर आ रहा है 11,000 जी हाँ। 15 देख लें भाई, अ कंपनी इशूड ऑर्डिनरी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2, द मार्केट वैल्यू वॉज 4, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई मार्केट वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं होता भाई, शेयर बढ़ता है किससे, पार वैल्यू से। तो इसका मतलब है शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा, 1,00,000 इंटू 1 यानी कि 100, और शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ेगा, 100 इंटू 2, 200। अब क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। कैपिटल रिजर्व बढ़ रहा है कितने से, 2,00,000 से। जी हाँ सर, ये रहा कैपिटल रिजर्व, इसे कहते हैं शेयर प्रीमियम का, आपको पता होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। कैश आ रहा है 3,00,000, जी हाँ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो शेयर इशू करेंगे तो 3,00,000 आ रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही लिखी है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय 1,00,000, यहाँ ये भी सही लिखा है। रेवेन्यू रिजर्व नहीं भाई, रेवेन्यू रिजर्व तो इसमें आया ही नहीं है, तो डी आंसर, ये बात इसमें गलत लिखी है। अच्छा भाई, अब आप कह रहे हैं विच आइटम हैज नो अफेक्ट ऑन द टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी में अब ये सबको पता है कि बोनस इशू का कोई नेट अफेक्ट जीरो होता है, क्योंकि एक में वो प्लस हो रहा होता है और एक जगह से माइनस हो रहा होता है, तो नेट अफेक्ट क्या होता है, जीरो। नाउ व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है भाई, रिटेन अर्निंग का आपको बनाना आना चाहिए। ओपनिंग दिया हुआ है 22। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और हमें चाहिए होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आ रहा है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर 67। ठीक है भाई, अब इसमें से डिविडेंड कितना निकाला है आपने, डिविडेंड निकाला है आपने 20। प्रोपोज डिविडेंड नहीं आता है, इसको हटा दिया करें, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सी डी आपके पास आ रहा है 69, तो डी आंसर हो गया। इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को, बेटा कैश बजट। कैश बजट इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये मार्केट में नहीं आता। आप किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ये देख सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं देख सकते। जी भाई, अब इसने आपसे क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है आपसे रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स सीवी है, जी सर, इसे कहते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 240। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 48, तो ये आपके पास आ गया 5। ठीक है भाई, उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहली बात है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सही है ना। अब देखें, ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से लेस होता है फाइनेंस कॉस्ट और आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशन। अच्छा, ऑलरेडी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है 160। उसके बाद क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी कैपिटल, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 680 इंटू 100, तो 23.5%, ये आंसर आ रहा है ए। इनमें से कौन सी फिक्स कॉस्ट है जो सेम रहेगी, जो सेम रहेगी, टेलीफोन रेंटल। आज अगर आप अपना टेलीफोन जो आपका पीटी से लगा हुआ है उसको बंद कर दें और पूरे महीने कोई कॉल ना करें, कि आपके पास बिल जीरो आएगा, नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ बिल आएगा, वो होती है फिक्स कॉस्ट। चाहे आप कॉल्स करें या ना करें, आपको वो पे करना है। जी भैया, पेरोल वाले सवाल यार ये मुझे बड़े ही अजीब से लगते हैं यार। खैर, एम्प्लॉय जो है 40 आवर्स पर वीक है और 8 है, ठीक है भाई। बोनस मिलेगा इसको 30% ऑफ द ओवरली रेट, जितना उसने टाइम सेव किया है। द टारगेट प्रोडक्शन टाइम इज 30 मिनट्स पर यूनिट, ठीक है भाई। लास्ट वीक उसने 40 आवर्स की और 90 यूनिट्स बना दी है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका हम आर्ली रेट ले लेंगे, अभी बोनस पे नहीं जा रहे, हम आर्ली रेट पे जा रहे हैं, और वो कितना है भाई, इधर कर लेता हूँ मैं, 40 इंटू 8, 40 आवर्स काम किया और एक पे 8 जो है, तो ये आपके पास कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपके पास 320। ये तो हो गया बेटा इसका नॉर्मल रेट। अब हम देखेंगे बोनस। बोनस किस पे मिलेगा, जितना उसने टाइम सेव किया है। तो सबसे पहली बात है, शुड का मतलब क्या है, मैं इसको, अच्छा चलिए ऊपर जगह नहीं है, लेकिन शुड काम कितने में होना चाहिए था, 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किए,
और एक यूनिट 30 मिनट्स में बनना चाहिए, ठीक है ना। ये लिखा हुआ 30 मिनट्स में, 30 × 60, इसका मतलब क्या है, ये काम होना चाहिए था 45 घंटे में। और देखो बेटा इसने कितने घंटे में काम कर दिया, 40 में। इसका मतलब है इसने 5 घंटे सेविंग की है। तो अब आ गया बोनस पे, बोनस है 5 घंटे की सेविंग है, 1 घंटे का रेट है 8, लेकिन जो ये सेव करेगा उसने कहा 30% ज्यादा देंगे, 30% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 12, 332 भी हो गया। अच्छा भाई अब हम क्या करेंगे, अब इसने क्या बोला है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इशू, एफ को कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, पीरियोडिक से कर लेते हैं भाई। कैसे करेंगे, इन सबको प्लस करें, 13680, इसको प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये तो कॉस्ट है, ये इसको करेंगे तो आ जाएगा 300। एवरेज कैसे लेंगे, 13680 डिवाइडेड बाय 300, तो ये एवरेज कॉस्ट आ गई 45.6। अब वो आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पूछ रहा, वो आपसे कह रहा है इशू की वैल्यू। इशू कितने यूनिट्स की हैं, 250। एक यूनिट की प्राइस एवरेज के लिहाज से कितनी है, 45.6, 11400। तो आंसर हो गया बेटा बी। जी अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि इसमें मुझे बताओ मंथली फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। अब देखो 34,000 आपने आवर्स काम किया और आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 493,000, ठीक है ना। हाइलो मेथड की एक तरह से है। अब इसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूं, 34,000 यूनिट्स बनाने की वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूं, तो जो रिमेनिंग कॉस्ट बचेगी वो बचेगी क्या, आपके पास फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है। अब 34,000 की, अब जो कह रहे हैं ना वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर कितना है, 4, तो ये आ रहा है 136,000। इसका मतलब है जो बच गया वो आपका हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। ये आप दूसरे वाले से भी करके देख लोगे तो सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। जी भैया वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज, मतलब ओवर और अंडर एब्जॉर्ब की कहानी है, तो जाहिर सी बात है आपको पहले ओवर और अंडर एब्जॉर्ब निकालना पड़ेगा। सबसे पहली बात है आपको ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड, जो कि आपके पास दिए में 508 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी जो दी हुई है आपको 12700, तो आपके पास आ रहा है 40 ओवरहेड का रेट। अब सबसे पहली बात है एक्चुअल आवर्स कितने, एक्चुअल आवर्स हैं 14300 और ओवरहेड रेट कितना है 40। तो इसका मतलब है आपने एब्जॉर्ब किया था 572,000, ठीक है ना। आपने एब्जॉर्ब कितना किया था, 572,000। ये एब्जॉर्ब है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये एब्जॉर्ब है, जबकि एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए हैं, 6 लाख। इसका मतलब है भाई जो मैंने एब्जॉर्ब किए हैं वो क्या किए हैं, अंडर एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है ना। अब ये काफी दफा होते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें मसला नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों का गैप आ जाता है P2 के बाद तो वो सब चीजें भूल जाते हैं। ये आपने बहुत किया होगा अपने एएस में, P2 में ना। तो पहला आंसर हो गया। अच्छा सबसे पहले उसके बाद ये कह रहा है 26 में, पहले सवाल पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द प्रॉफिट अंडर मार्जिन कॉस्टिंग इफ द कंपनी मेक्स एंड सेल 1250 यूनिट्स। अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग क्योंकि कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास 24, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 8, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन आ गया 16। यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स आपके हैं एक्चुअल एक्टिविटी के यूनिट्स कितने हैं, ये रहा 1250। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1250 इंटू 16, जो कि आ रहा है आपके पास 20,000। आपको पता है ना फिक्स जो है, जो कॉस्ट लगती है वो बजटेड यूनिट्स पे लगती है जो कि 1000 है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, देखो फिक्स कॉस्ट है 6000। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास 14,000। सी आंसर हो गया। अच्छा उसके बाद ये क्या पूछ रहा है आपसे 27 में, सी एस रेशियो पूछ रहा है। सी एस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है 18, 40 में से 22 माइनस करोगे तो आएगा 18, और सेल्स आपकी दी हुई है 40। तो क्योंकि परसेंटेज में लिखा हुआ है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दूंगा, तो ये आ रहा है 45%। अब वो 28 में आपसे क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी बात कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो आपने सीवीपी नहीं है आप, आई थिंक इंटरप्रिटेशन में आता है लेकिन इसमें नहीं है आप, ठीक है।
अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट दी हुई है इन 2 यूनिट्स की, ठीक है। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी बाय 30,000, यानी कि जितनी भी होगी उससे 30,000 बढ़ जाएगी। इफ मोर देन 20,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, व्हाट आर द टोटल कॉस्ट इफ 25,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये एक तरह से टिपिकल हाई लो मेथड का क्वेश्चन है, इसे कहते हैं हाई लो मेथड। जब उसने देखो यूनिट्स बताए हुए और उसकी जो टोटल कॉस्ट बताई हुई है, आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट नहीं बताई हुई। अब मैं इसका करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहली बात है, दोनों एक्टिविटी का डिफरेंस ले लें। ये कितना है 6,000, ये कितना है आपका 90,000। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो डिफरेंस आ रहा होगा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आ रहा होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम होगी। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। 90,000 डिवाइडेड बाय 6,000, ये जो 15 आ रहा है ये आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। अब आप क्या करेंगे, कोई भी एक एक्टिविटी ले लें, कोई भी एक एक्टिविटी। 10,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,30,000। अगर इसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट हटा दूं, जो कि कितनी थी 15 पर यूनिट, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। 10,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 15, जो कि आ रही है 150। 230 में से अगर 150 वेरिएबल कॉस्ट है तो बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 80। ये क्या बोल रहा है कि तुम मुझे बताओ कि टोटल कॉस्ट बताओ अगर 25,000 यूनिट्स, तो सबसे पहली बात है 25,000 यूनिट्स की मैं वेरिएबल कॉस्ट ले लूंगा, जो निकाली है मैंने 15, 375,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 80,000। लेकिन वो कह रहा है बेटा अगर 20,000 से एक्सीड की ना, ये लिखा हुआ है मोर देन, तो 30,000 बढ़ जाएंगे। तो इसमें से 30,000 आप ऐड कर दें, तो ये आ रहा है 1,10,000। तो टोटल कॉस्ट दोनों को मिला के हो गई 485,000। इसमें से बजटरी कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं, इट कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, बजट्स जब एलोकेट होते हैं, टारगेट एलोकेट होते हैं, इसी वजह से होते हैं भाई, इसके अंदर रह के काम करना है। इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, नहीं भाई ये तो बुक कीपिंग होती है। इट कैन हेल्प व्हेन अप्लाइंग फॉर लोन। अप्लाइंग फॉर लोन में इस तरह से आपको हेल्प करेगी बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके बजट्स बने हुए होंगे ना, आपकी पेपर वर्क होगा, बजट्स, कैश बजट, सब चीज़ें बनी हुई होंगी ना, तो आपको जिसे कहते हैं कि फिर लोन लेना आसानी होगा। उसके बाद कह रहा है इट कैन आइडेंटिफाई वेयर इंप्रूवमेंट्स आर मेड। जाहिर सी बात है, मैंने आपको 10 लाख का बजट दे दिया था और आपने खर्चा किया 12 लाख का, इसका मतलब है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि खर्चा क्यों ज़्यादा हुआ, इस पर पूरा एनालिसिस होता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।